सोचा है कि क्या रीजन हो सकता है कि कोई भी कंट्री अपने ही करेंसी को डीवैल्यू कर दे? एज एन एग्जाम्पल, मान लीजिए कि 60 रुपए का $1 होता है। अब अगर इंडियन गवर्नमेंट उसी 60 रुपए को डीवैल्यू करके 80 रुपए का $1 बना दे तो थोड़ा सा स्ट्रेंज नहीं लगेगा? मतलब जितने भी लोग बाहर जाते हैं इंडिया के डॉलर्स में खर्च करते हैं, उनको तो सब कुछ महंगा हो जाएगा। उसके अलावा जितने भी इंडिया में हजारों लाखों बिजनेसेस हैं जो बाहर की कंपनीज के साथ डॉलर्स में ट्रांजैक्शन करते हैं, उनको सब कुछ महंगा लगने लगेगा। वो छोड़ो, इवन इंडियन गवर्नमेंट जो तेल, गैस जैसी क्रिटिकल चीजें इंपोर्ट करती है, उसको भी सब चीज महंगा लगने लगेगा। फिर भी ऐसा एक कंट्री है जो अपने ही करेंसी को डीवैल्यू करता आ रहा है फॉर इयर्स। तो ये कहानी रुपी और डॉलर का नहीं है, पर एक ऐसे कंट्री के बारे में है जिसके ऊपर सालों से करेंसी मैनिपुलेशन यानी कि अपने करेंसी को जानबूझकर डीवैल्यू करने का चार्ज लगता आ रहा है। चाइना और उसका करेंसी रेमनबी या युआन। तो आइए समझते हैं कि चाइना ने अपने करेंसी को कैसे इंटेंशनली डीवैल्यू करके रखा हुआ है टू सपोर्ट इट्स इकोनॉमी, और क्या हमेशा डीवैल्यू करने से चाइना को फायदा ही मिला है? एंड बाय द वे, आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ऐसे ही कॉम्प्लेक्स बिजनेस और इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट को आसान भाषा में समझना है, देन टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। अब चलते हैं थोड़े से हिस्ट्री में। 1980s में चाइना ने अपना करेंसी युआन को डॉलर के अगेंस्ट 2 to 3 युआन पर डॉलर के रेट पे फिक्स किया हुआ था। ये एक ऐसा टाइम था जब एक्सचेंज रेट्स फिक्स होते थे। पर आगे बढ़ने से पहले कभी आपने सोचा कि हर करेंसी का या किसी भी करेंसी का स्ट्रेंथ या वीकनेस हम डॉलर के अगेंस्ट ही मेजर क्यों करते हैं? इसका आंसर है डॉलर इज द रिजर्व करेंसी ऑफ द एंटायर वर्ल्ड। यानी कि दुनिया में जितना भी ट्रांजैक्शंस होता है गवर्नमेंट्स के बीच में, बिजनेसेस के बीच में, मेजॉरिटी ऑफ द ट्रांजैक्शंस इन द वर्ल्ड आर डन इन डॉलर्स। और इसीलिए कंट्रीज और उसके सेंट्रल बैंक्स भी अपने पास एक डॉलर का रिजर्व रखते हैं, जिसको फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बोलते हैं। और ये फॉरेन करेंसीज ये कंट्रीज इसलिए मैनेज करते हैं सो दैट ये डॉलर के ट्रांजैक्शंस के लिए उनके पास ये डॉलर या फॉरेन करेंसी हमेशा अवेलेबल हो। बट सवाल यहाँ पे दूसरा ये आता है कि डॉलर क्यों बना दुनिया का रिजर्व करेंसी? चलिए चलते हैं हिस्ट्री में फिर से। वर्ल्ड वॉर 1 से पहले कंट्रीज अपने करेंसी को गोल्ड के अगेंस्ट पेग करते थे। यानी कि वो ये डिसाइड करते थे कि 1 ग्राम सोना या 10 ग्राम सोना कितने में आएगा। तो इसी तरह वो उनका करेंसी फिक्स हो जाता था, और क्योंकि बाकी कंट्रीज भी यही करते थे तो उनके एक्सचेंज रेट्स भी फिक्स हो जाते थे। पर वर्ल्ड वॉर 1 में कंट्रीज को उस वॉर को फाइनेंस करना महंगा लगने लगा, काफी खर्चे होते थे। तो बहुत सारे कंट्रीज ने बोला कि यार अब ये गोल्ड के अगेंस्ट करेंसी को अब हम फिक्स नहीं कर सकते। सो देयरफॉर द गोल्ड स्टैंडर्ड वाज ड्रॉप्ड एंड कंट्रीज ने अपने करेंसीज को डीवैल्यू कर दिया सो दैट उनको ईजियर रहे वॉर को फाइनेंस करना। और इसी टाइम पे अमेरिका भी बन रहा था एक बड़ा फाइनेंसर फॉर द अलाइड फोर्सेस। वर्ल्ड वॉर 2 में भी यही हुआ। अमेरिका बना द लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ अम्युनिशंस एंड वेपन्स टू द अलाइड फोर्सेस, और उसके रिटर्न में ये कंट्रीज अमेरिका को गोल्ड में पे करते थे। तो ड्यूरिंग दिस पीरियड 3 चीजें हुई। पहला, डॉलर का दुनिया में ट्रांजैक्शंस काफी बढ़ गया था। दूसरा, क्योंकि कंट्रीज अमेरिका को गोल्ड में पे करते थे, अमेरिका के पास बन गया था दुनिया का सबसे ज्यादा गोल्ड रिजर्व। तीसरा, बाकी कंट्रीज का गोल्ड का रिजर्व एकदम ही डिप्लीट हो गया था। तो इसलिए 1944 में 44 अलाइड मेंबर्स मिले ब्रेटन वुड्स यूएसए में, और इस मीटिंग में उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपने करेंसी को अब डॉलर के अगेंस्ट पेग करेंगे, और डॉलर जो है वो पेग होगा गोल्ड के अगेंस्ट। ऐसा यूएसए ने डिसाइड किया सो दैट सिस्टम में स्टेबिलिटी रहे। सो इन 1944 इस ब्रेटन वुड्स अग्रीमेंट से डॉलर बन गया दुनिया का रिजर्व करेंसी। अब चलते हैं वापस चाइना की तरफ। तो 1980s में चाइना ने अपना करेंसी फिक्स कर दिया था 2 से 3 युआन पर डॉलर। पर इस टाइम के चाइना के इकोनॉमी के हिसाब से ये ओवर वैल्यूड था। पर ऐसा क्यों? चाइना ने इसे इंटेंशनली किया हुआ था, क्योंकि इस टाइम पे चाइना एक नेट इंपोर्टर था, और जब भी आप इंपोर्ट करते हो तो आपको फायदा होता है अगर आपकी करेंसी ओवर वैल्यूड है।
एज एन एग्जाम्पल, मान लीजिए आपको $1 का कुछ इंपोर्ट करना है और एक्सचेंज रेट है से 60 रुपीज $1। अब आपकी करेंसी की वैल्यू बढ़ जाती है, यानी कि 60 रुपीज पर डॉलर से 30 रुपीज पर डॉलर, यानी कि आपका करेंसी स्ट्रांग हो गया। अब वही $1 की चीज इंपोर्ट करने के लिए अभी आपको सिर्फ 30 रुपए लगेंगे, तो पड़ गया ना आपको सस्ता। पर अगर आपकी करेंसी ओवर वैल्यूड होती है तो नुकसान होता है एक्सपोर्टर्स को। वो बेचारे मेहनत करके जब $1 कमा के लेके आएंगे तब उनको तो 60 रुपए की जगह 30 रुपए मिलेगा। तो चाइना के साथ भी यही हो रहा था जब उनका करेंसी ओवर वैल्यूड था। 1993 में चाइना का ट्रेड डेफिसिट पहुंच गया था $8.7 बिलियन। तो 1994 में चाइना ने सबसे बड़ा डिवैल्यूएशन का अपना गेम खेला और युआन पहुंच गया सीधे 8.73 युआन पर डॉलर। और ये 1990s का ही टाइम था जब चाइना ने डिस्कवर किया मैन्युफैक्चरिंग। सडनली फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स अलाउ कर दिए, टैक्स बेनिफिट्स दिए बिजनेसेस को। कंट्री का फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि हाईवे सिस्टम्स, रेल रोड्स, एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स, पावर इंफ्रास्ट्रक्चर अपने मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट करने के लिए पूरे के पूरे इकोसिस्टम पे चाइना ने हैवी इन्वेस्टमेंट किया। और इस इन्वेस्टमेंट के इम्पैक्ट से और अपने करेंसी को जो डीवैल्यू कर दिया था उसके फायदे से चाइना एक ट्रेड डेफिसिट से ट्रेड सरप्लस कंट्री बन गया और चाइना का इंपोर्ट्स सडनली पूरी दुनिया में एकदम ही सस्ते भाव में मिलने लगे। सस्ता कैसे? अब मान लीजिए कि मैं एक एक्सपोर्टर हूं और मैं बनाता हूं ये यूकेलेले जो मेरे को बनाने में 100 रुपए लगता है और मान लीजिए आज का एक्सचेंज रेट है 100 रुपए $1। तो मैं ये जब यूएस में जाके बेचूंगा तो $1 चार्ज करूंगा। पर मान लीजिए अब मेरी करेंसी जो है वो डिवैल्यूड हो जाती है, यानी कि इट लूजेस इट्स पावर और 100 रुपए डॉलर की जगह 200 रुपए $1 बन जाता है। तो मैं यूएस में अब $1 की जगह आधे डॉलर में बेच सकता हूं क्योंकि 200 रुपए $1 है। और इसी वक्त जो यूएस के लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको तो इस करेंसी मूवमेंट से कुछ फर्क नहीं पड़ा, उनका कॉस्ट तो वहीं का वहीं। तो हो गया ना मेरा एक्सपोर्ट एकदम सस्ता कंपेयर टू लोकल मैन्युफैक्चरर्स। और यही हुआ चाइना के एक्सपोर्ट्स के साथ भी। तो 1995 से 2005 तक चाइना ने अपना करेंसी फिक्स रखा और ऐसे ही अपने करेंसी को डिवैल्यूड रख के चाइना ने अपनी इकोनॉमी को एक एज दिया। वैसे आज भी चाइना ऐसे ही अपने कंट्री को कंट्रोल करता है। हर दिन सुबह 9:15 AM को पीपल्स बैंक ऑफ चाइना एक रेफरेंस रेट फिक्स करता है और उस दिन में उसी रेफरेंस रेट के कुछ परसेंटेज ऊपर या कुछ परसेंटेज नीचे युआन का मूवमेंट अलाउड होता है। 2015 में जब चाइना का इकोनॉमी स्लो डाउन होने लगा, चाइना के एक्सपोर्ट स्लो डाउन होने लगे, तो इकोनॉमी को पुश करने के लिए चाइना ने यही रेफरेंस रेट को 2% नीचे गिरा दिया। This was the biggest devaluation since 1994। और कई बार तो चाइना अपने करेंसी को डिवैल्यूड रखने के लिए बाजार में जाके डॉलर खरीद लेता है। तो उससे होता क्या है, डॉलर का मार्केट में डिमांड बढ़ जाता है, युआन का गिर जाता है, तो ऐसे ही युआन फिर से डिवैल्यूड हो जाता है। ऐसे ही चाइना अपने करेंसी को डिवैल्यू करके अपने इकोनॉमी को एज देता है। But there is something that many people don't talk about, is that this actually is a double-edged sword। इसका मतलब ये है कि जब करेंसी डिवैल्यू होता है किसी को तो नुकसान होता होगा ना। पहला, चाइनीज ट्रैवलर्स। कोविड से पहले चाइना वाज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ इंटरनेशनल टूरिस्ट्स और चाइनीज टूरिस्ट ही थे वन ऑफ द लार्जेस्ट इंटरनेशनल स्पेंडर्स। बट करेंसी अगर डिवैल्यू हो जाता है तो बाहर जाके डॉलर में खर्चा करना इन टूरिस्ट के लिए महंगा पड़ जाता है। दूसरा, डेट क्राइसिस। रियल एस्टेट और ऐसे कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज में जो कंपनीज होती हैं कई बार बाहर के इंस्टीट्यूशन से लोन लेते हैं जो डॉलर्स में पे बैक करना पड़ता है। अब करेंसी वीक हो जाए तो उनको ज्यादा युआन कन्वर्ट करके डॉलर रीपे करना पड़ेगा, तो उनके लिए भी प्रॉब्लम हो जाता है। तीसरा, इंपोर्ट बिल। चाइना अभी भी वन ऑफ द लार्जेस्ट इंपोर्टर्स ऑफ ऑयल है और क्योंकि डॉलर अभी भी रिजर्व करेंसी है तो चाइना अभी भी बहुत सारे पेमेंट्स डॉलर्स में करता है। अगर आपकी करेंसी वीक है तो आपका इंपोर्ट बिल भी बढ़ेगा, ज्यादा युआन देना पड़ेगा डॉलर्स में पेमेंट्स के लिए। चौथा, अनसस्टेनेबल इकोनॉमिक मॉडल। एक्सपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी एक बहुत ही अनसस्टेनेबल मॉडल है क्योंकि आपका इकोनॉमी हमेशा
दूसरे कंट्रीज पे डिपेंडेंट रहेगा। अगर उनकी हालत टाइट हो जाए और वो इंपोर्ट्स कम कर दे तो आपकी वाट लग जाएगी, जैसे हमने कोविड में देखा चाइना के साथ होते हुए। सो इसीलिए चाइना, एज पर सम ऑफ देयर स्टेटमेंट्स, इज ट्राइंग टू मूव अवे फ्रॉम एक्सपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी टू अ डोमेस्टिक कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी। मतलब वो चाइना में ही लोगों के कंजम्पशन को अब बढ़ाने पे फोकस कर रहा है। सो ये था चाइना और चाइना के करेंसी के मैनिपुलेशन का स्टोरी। वैसे इंडिया में भी रुपी और डॉलर का एक्सचेंज रेट फिक्स करता है आरबीआई। क्या अभी आपने सोचा है कि अगर आरबीआई ना हो तो आपका डेली लाइफ पे क्या फर्क पड़ेगा? ये समझने के लिए डोंट मिस दिस वीडियो। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग बिजनेस और इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए बड़े ही इजी लैंग्वेज में प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल और इस वीडियो को भी लाइक कर दो यार। सी यू लेटर।